इसमें हल कर देता। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो उसने उदाहरण के लिए रिपोर्ट में दिए हैं, तो वो फॉर्मूले मैंने निकाले हैं और मेरी जो नई आजादी नाम की एक मैगजीन छपती है उसमें पिछले महीने के अंक में मैंने वो फॉर्मूले छापे हैं। आप उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करिए, 10 डिजिट्स के कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं विद इन सम सेकेंड्स। तब मुझे याद आया कि हमारे देश में दुनिया में एक बड़ा चर्चित नाम है, उनका नाम है श्रीमती शकुंतला देवी। तो कहते हैं कि वो शकुंतला देवी जी इतनी तेज कैलकुलेशन करती है कि कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। तो मुझे समझ में आ गया कि शकुंतला देवी क्या जानती होगी। शकुंतला देवी वो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जानती है और वो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले इतने जबरदस्त हैं कि कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं है। हजारों साल से वो चलते आए हैं, टाइम टेस्टेड है। फिर वो और कह रहा है क्या क्या पढ़ाते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एथिक्स पढ़ाया जाता है, लॉ पढ़ाया जाता है, फिर यहां पे फिजिक्स पढ़ाई, ये ढेर सारे 17-18 शास्त्र पढ़ाए जाते हैं और ये सब हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं। और इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यूरोप के किसी भी बड़े साइंटिस्ट के मुकाबले बहुत बेहतरीन है। ये विलियम एडम का लिखा हुआ वाक्य है। तो इसलिए अंत में 1017-18 पन्ने की टोटल रिपोर्ट है। अंत में कंक्लूजन में क्या लिख रहा है कि अगर इंग्लैंड को यूरोप को कुछ सीखना है तो भारत से आके सीखे, यहां पर टेक्नोलॉजी है। और उन्हीं दस्तावेजों में से मुझे पहली बार पता चला कि हमारे देश में 6वीं और 7वीं शताब्दी में बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। यूरोप उस समय बर्फ के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। नेचुरल बर्फ एक होती है जो पड़ती है, वो तो वहां है जब से यूरोप बना है, लेकिन बर्फ बनाई जा सकती है वो यूरोप को मालूम नहीं था। 6वीं 7वीं शताब्दी में इस देश में बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी थी। और विलियम एडम उस रिपोर्ट में जो रेफरेंस दे रहा है हर्षवर्धन का रेफरेंस है। हर्षवर्धन इस देश में 7वीं शताब्दी में है और हर्षवर्धन की राजधानी मेरा अपना गांव रहा है इलाहाबाद, उसको उस समय प्रयाग कहा करते थे। तो प्रयाग हर्षवर्धन की राजधानी है। विलियम एडम कह रहा है कि प्रयाग में बर्फ बनाने के 250 से ज्यादा कारखाने हैं हर्षवर्धन के जमाने में। तो आइसक्रीम बनाने की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान से गई है यूरोप में। उनको मालूम नहीं है कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, यहां से गया है। और ऐसी बहुत सारी, और एक और मजे की बात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जितनी टेक्नोलॉजी यूरोप में है वो सब इंडिया से गई हुई है। ये अलग बात है कि उन्होंने उसको इनोवेट किया, इंप्रूव किया, लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है वो भारत का है जो यूरोप में गया है। और यहां आने वाले उनके तमाम जो यात्री हैं, उनके जो व्यापारी हैं, उनके जो तमाम लोग हैं, उनके माध्यम से वो गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी कभी इस देश में रही है तो जरूर ये देश दुनिया में बहुत बड़ा टेक्निकल देश रहा होगा। तो उसके भी आंकड़े मौजूद हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट है, एक डिबेट, उसमें जो चर्चा चल रही है, चर्चा ये है कि 1820 और 1835 के साल में दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 33% एक्सपोर्ट अकेले भारत का, 33%। तो वो एक्सपोर्ट अगर हमारा 33% है 1835 में, माने दुनिया में जो कुल निर्यात है उसका 1/3 निर्यात अकेले हम कर रहे हैं। तो इसका माने भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश ही नहीं रहा होगा, भारत एक बहुत बड़ा उद्योग प्रधान देश भी रहा होगा। और अगर भारत उद्योग प्रधान देश रहा होगा तो भारत में टेक्नोलॉजी भी रही होगी। और अगर वो टेक्नोलॉजी रही होगी तो उसके शोध करने की जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी क्या थी। हो सकता है उसमें से कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास आज भी उतनी जरूरत की हो जितनी कभी 200 साल पहले हुआ करती थी। इसलिए हमको थोड़ा सा इंट्रिंसिक होने की जरूरत है। हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए, हमको अमेरिका की दुनिया दिखाई देती है, यूरोप की दुनिया दिखाई देती है, अपने देश की दुनिया भी देखनी चाहिए कि यहां क्या पड़ा हुआ है और जो पड़ा हुआ है उसमें से हम हमारे देश के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी दृष्टि से भारत को आपकी जरूरत है। ये जो आज का टाइटल है इंडिया नीड्स यू, वो यही टाइटल है। इंडिया नीड्स यू, वो यही टाइटल है कि ये जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है जो कभी रही इस देश में हजारों साल, वो टेक्नोलॉजी को इनोवेट करें, इंप्रूव करें तो शायद भारत की आज की समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और वो कैसे मिल सकता है? मेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि यूरोप से आई हुई सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। क्योंकि आपको मैं एक मूल पते की बात बता के जा रहा हूं, टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है। साइंस यूनिवर्सल हुआ करता है। साइंस जो भारत में है वो अमेरिका में भी होगा, वही फ्रांस में भी होगा, वो जर्मनी में भी होगा, वो यूरोप के किसी भी देश में होगा, लैटिन अमेरिका में भी होगा, टिम्बकटू में भी होगा, कहीं भी होगा।
लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी हमेशा अपने स्थानिक जरूरतों के आधार पर बनती है। तो उसी विलियम एडम की रिपोर्ट से एक और मुझे इशारा मिल रहा है जिस पर मेरा काम करने का मन है। विलियम एडम कह रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को छठवीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे होता मेटल प्लेट में। लेकिन वो आश्चर्य क्या कह रहा है उस रिपोर्ट में? वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी लोग 6वीं 7वीं शताब्दी से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है जब किसी मेटल प्लेट को गर्म करते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी टेलीविजन नहीं बनाने की कोशिश की। क्यों? समझने वाली बात। हम अगर 6वीं 7वीं शताब्दी से यह बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की थ्योरीज इस देश में मौजूद है 6वीं शताब्दी में, तो हमने कभी टेलीविजन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हमारी जरूरत नहीं थी। और इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी यूरोप ने कब जानी है? यूरोप वाले खुद स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी हमको ईस्ट से मिली, वेस्ट में नहीं थी। यहां से चीन गई होगी, चीन से फिर यूरोप में गई है। तो यूरोपियन लोग कहते हैं, फ्रांस में मैंने देखा, फ्रांस में सोरबोन की लाइब्रेरीज में मैंने जो पुस्तकें देखी है, तो एक पुस्तक एक बार मैंने निकाली थी जेएल बेयर्ड पर। जेएल बेयर्ड वो व्यक्ति था जिसने टेलीविजन का आविष्कार किया, ऐसा मानते हैं 1926 में। तो जेएल बेयर्ड जो टेलीविजन का आविष्कारक माना जाता है फ्रांस में, तो टेलीविजन के बारे में कुछ तो वो लिख रहा होगा। क्या लिख रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या उसके मन में कैलकुलेशंस चल रहे होंगे जब उसने ये सब बनाया। तो उसको समझने की मैंने जब कोशिश की तो जेएल बेयर्ड के बारे में जितना साहित्य उपलब्ध है फ्रांस में, क्योंकि वो मूलतः फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, तो वो लिख रहा है खुद के मैंने ये चाइनीज उससे सीखा है इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को। तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को सीखते हुए उसने टेलीविजन बना लिया। तो उनको टेलीविजन की जरूरत पड़ गई, हमको टेलीविजन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसकी गंभीरता यह है कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात हम दुनिया में सब जगह देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बाद हम उससे टेलीविजन ही बनाएंगे, ये अलग अलग जगह की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना एक थ्योरी है, वो दुनिया में सभी जगह शायद एक जैसी होगी, लेकिन हम उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या इस्तेमाल करेंगे जो एमिट हो चुके हैं, उनसे हम क्या काम लेने वाले हैं, ये लोकल परिस्थितियों पर निर्भर करे। तो फ्रांस में एक वैज्ञानिक ने यह काम किया। क्यों किया? तो वो खुद लिख रहा है उस किताब में। जेएल बेयर्ड की एक बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है, व्हाई आई इन्वेंटेड टेलीविजन, मैंने टेलीविजन का आविष्कार क्यों किया। तो वो कह रहा है कि ये मैंने खुशी में नहीं किया, मजबूरी में किया। तो मजबूरी क्या है? तो वो कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार मुझको बार बार कह रही है कि एक ऐसी मशीन बनाओ जिसके सामने लोग बैठे रहे और कोई रिएक्शन ना करे। तो बैठे बैठे उसको देखते रहें, और वो मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसको देखने के बाद लोगों के मन में विचार पैदा होना बंद हो जाए। हाँ, तो वो कह रहा है कि मुझे फ्रांस सरकार कह रही है ऐसी एक मशीन की जरूरत है। क्यों मशीन की जरूरत है? तो वो कह रहा है कि मेरा जो देश है फ्रांस या यूरोप का पूरा इलाका, यहां पर एक बड़ी बुरी परंपरा है। अब उसको आप चाहे जैसे कहें। बुरी परंपरा क्या है कि वहां हजारों साल लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। तो लोगों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है यूरोप में, हजारों साल पुरानी परंपरा। तो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहते हैं। तो वहां क्या होता है, समाज में यह माना जाता है कि गुलाम आदमी जो होता है वो कभी मौलिक चिंतन नहीं करता। उसका जो मालिक होता है चिंतन सारा मालिक करता है, गुलाम को उस चिंतन के आधार पर चलने का ही अधिकार होता है, वो कुछ अपने से नहीं सोच सकता। तो यूरोप में बड़े लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखने की परंपरा है। फिर बाद में क्या हुआ है, 19वीं शताब्दी के बाद से 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ये गुलामी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। फ्रांस में भी हुए हैं, जर्मनी में भी हुए हैं, इंग्लैंड में भी हुए हैं। सबसे बड़ा आंदोलन आयरलैंड में हुआ है कि हम गुलाम नहीं रहेंगे आपके, हमको आजादी चाहिए, हमको ऐसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। तो जो जातियां पहले गुलाम रह चुकी हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में गुलाम बनाने वाली जाति रही है नॉर्मन्स की। जो फ्रांस में एक इलाका है नॉर्मादी, वहां से जो एक जाति निकली है नॉर्मन्स, इन्होंने दुनिया के एक बड़े इलाके को सबसे लंबे समय तक गुलाम बना के रखा। और ये नॉर्मन्स ही हैं जिन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड को गुलाम बनाया। इंग्लैंड भी गुलाम रहा है फ्रांस का 10वीं और 11वीं शताब्दी में। तो नॉर्मन्स लोगों ने जब इंग्लैंड को गुलाम बनाया है तो उसमें जो गुलामी के बाद की व्यवस्थाएं हैं उनको वो लागू कराते हैं। तो उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि गुलाम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही चलेंगे जैसे मालिक कहेगा। तो वहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब गुलाम थे तब तो आसानी से चल रहा था सब, फिर गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई, और गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई तो हर जाति अब आजाद होना चाहती है। तो फ्रांस में प्रॉब्लम ये है कि सब आजाद हो जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी।
इसलिए इनको आजादी तो दे दो, लेकिन एक ऐसी गुलामी में फंसा दो